और आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल का प्रोग्राम कामरान के मेहमान। और मेरे वालिद साहब राना मोहम्मद इसाक कायदे आज़म के ज़ाती मुलाजिम थे। मेहनत मजदूरी करते, अखबार बेचते, कारखानों में काम करते, अपनी तालीम मुकम्मल की। मुझे रिसेंटली PTV से मरियम औरंगज़ेब ने निकाला है। जो वज़रा गलत हैं उन्हें फांसी लगा दे, चौक में खड़ा करके फांसी लगा दे। ये मुल्क अमीरों का है, ये मुल्क ताकतवरों का है। एंकर भी एक सहाफ़ी हो सकता है। वो ये कर रहा हूँ कि ये सहाफ़ी नहीं है, ये एक्टर्स हैं। बल्ले बल्ले शहबाज शरीफ ने बहुत बड़ा काम कर दिया। आज का रोल मॉडल टिकटॉकर है, आज का रोल मॉडल। और दुआ जोरा वाला जो केस है वो क्यों हुआ कि आज हमारा बच्चा जो है वो एक भटकी हुई रूह है और उसको जो बदरू अच्छी शक्ल में मिलती है उसके साथ लोगों को उल्टा लटका के ना चौकों में छितर मारे जाए, तब जाके मुआशरा बच सकता नहीं। मीडिया हाउसेस के ठंडे रूमों में बैठे हुए एंकर पर्सन्स जो कि हकीकी मायनों में मीडिया मालकान के कमाओ पूत हैं, उनको पूरी दुनिया का दर्द तो महसूस होता है। मुआशरे के हर पहलू के ऊपर जो है ना वो नुक्ताचीनी करते हैं, लेकिन अपने नाक के नीचे बैठे हुए बेशुमार ऐसे मीडिया वर्कर्स, मुलाजमीन जो कि फील्ड में भी रहते हैं और जो ना अदारों के अंदर रह के बहुत मेहनत करते हैं, उनके हकूक़ के लिए, उनके वेजेस की जो बेसिक राइट्स हैं, उनके लिए ये आवाज़ क्यों नहीं उठाते? देखिए, एक तो ना ये मिसपरसेप्शन है कि वो एंकर सहाफ़ी है। वो सहाफ़ी नहीं है। हाँ, मैं आपको टोक रहा हूँ, थोड़ी सी माज़रत कि ये क्वेश्चन मैंने आपसे करना था कि क्या एंकर भी एक सहाफ़ी हो सकता है? वो ये कर रहा हूँ कि ये सहाफ़ी नहीं है, ये एक्टर्स हैं। ठीक है। इनका काम है कि मेकअप करके प्रॉम्प्टर लगा हुआ है जिसके ऊपर वो तहरीर आ रही है, जिसको वो देख के पढ़ रहे हैं, और पढ़ने के बाद उनको लिखे हुए सवाल हैं। IF भी उनके कान में लगी है, प्रोड्यूसर पीछे से कह रहा है ये भी पूछ लें, ये भी पूछ लें। वो एक एक्टर हैं। और 25 की टीम है जो नीचे रिसर्च वर्क करके उनको वो रिसर्च वर्क करके वो जो स्क्रिप्ट बनता है वो आ जाता है सामने प्रॉम्प्टर पे। जी। और वो प्रॉम्प्टर को देख के पढ़ रहे होते हैं। जैसे जियो पे वो क्या नाम है उनका, वो जो रात को प्रोग्राम करते हैं, शाहज़ेब खानज़ादा, कामरान खान साहब, ये सब प्रॉम्प्टर देख के पढ़ते हैं। ठीक है। खुद फिलबदी नहीं बोल सकते। ठीक है। अच्छा, ये हो गए एक्टर। अच्छा, ये एक्टर वो हैं जो मालकान के एजेंडे को टो करते हैं। बल्ले बल्ले शहबाज शरीफ ने बहुत बड़ा काम कर दिया, हमें भीख मिल गई, और कहें कि जी शहबाज शरीफ ने नामुमकिन काम मुमकिन कर दिया। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह ARY जो ना इमरान खान के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करता रहा है। मैं आपको एक बात बताऊं, किसी दौर में जब जियो था और वो यही कुछ करता था और जियो मुख्तलिफ़ जगहों पे बंद हुआ था, तो हम जियो के हक़ में भी बात करते थे। ठीक है। अगर आज ARY मुख्तलिफ़ जगहों पे बंद किया जा रहा है या केबल से हटाया जा रहा है तो हम ARY के लिए भी बात करूँगा। और दूसरी बात ये कि अगर महंगाई से लोग मर रहे हैं और बाकी चैनल्स ये दिखा रहे हैं कि जनाब मुल्क में सब अच्छा है, और अगर ARY ये दिखा रहा है कि नहीं मुल्क में सब अच्छा नहीं है, तो वो इमरान खान को डिफेंड नहीं कर रहा, वो अवाम को डिफेंड कर रहा है। ठीक है। अगर मुल्क के अंदर बिजली की कीमतें बढ़ गई हैं, पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई हैं, और जियो या बाकी कोई भी चैनल वो उस पर बात ही नहीं कर रहा, उसके एंकर जो है उस पर बात ही नहीं कर रहे, तो अगर एक चैनल उस पर बात कर रहा है तो हम ये नहीं कहेंगे कि इमरान को डिफेंड कर रहे हैं, वो तो अवाम की बात कर रहे हैं। ठीक है। सो ये जितने भी एंकर्स हैं ये इसीलिए, और जो आपने कहा कि उन्हें अपनी नाक के नीचे बैठे हुए वर्कर नज़र नहीं आते, उसकी रीज़न क्या है? मिसाल के तौर पे हामिद मीर साहब हैं, मुझे नहीं पता कितने पैसे लेते हैं, लेकिन वो जितने पैसे लेते हैं उतने पैसे जो बाकी वर्कर हैं ना सारे, वो सब मिला के 150 उतने नहीं लेते। कामरान शाहिद साहब जितनी सैलरी लेते हैं इतने पैसे दुनिया TV के बाकी तमाम वर्कर्स जो है ना उनकी तनख्वाहें नहीं बनती। ठीक है। वो जितनी वो अकेले ले रहे हैं। ठीक है। सो वो क्यों बात करेंगे? देखे ना, मीडिया से 50-50, 150 लोगों को निकाल दिया गया। ठीक है। एक एंकर की तनख्वाह नहीं कम की गई। अगर एक एंकर की तनख्वाह आधी कर दी जाती तो बाकी चैनल के जो वर्कर्स थे वो बच सकते थे। आपने क्या किया, आपने उनकी तनख्वाहों में कट लगा दिया, वो भूखे मरे।
पेट्रोल की कीमतें 80 रुपये बढ़ गई, बिजली की कीमतें 18 रुपये बढ़ गई, आपने सरकारी मुलाजमिन की जो है तनख्वाह रेज कर दी 30%। मीडिया को क्या मिला? मीडिया के वर्कर को क्या मिला? मीडिया का वर्कर तो भूखा मर रहा है, वो तो खुदकशियाँ कर रहे हैं। तो आपके पास कोई तजवीज़ है? मेरे पास कोई तजवीज़ नहीं है। मैं हमें को तजवीज़ है, उसकी रीज़न क्या है? इस मुल्क के अंदर अब मेरी फ़लसफ़ा ये कहता है कि इस मुल्क के अंदर आप 2000 इलेक्शन करवा लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसकी वजह यह कि इस मुल्क के निज़ाम को 2000 चेहरों ने और कुछ 200 ख़ानदानों ने हाईजैक कर लिया है। वो आप पीटीआई को लाएंगे तब भी वही लोग होंगे, आप मुस्लिम लीग नून को लाएंगे तब भी वही लोग होंगे, आप पीपल्स पार्टी को लाएंगे तब भी वही लोग होंगे, क्योंकि इन 2000 खानदान चेहरों ने इस मुल्क को हाईजैक कर लिया। ठीक है, लिहाजा ये इलेक्शन फ्रॉड होते हैं। इलेक्शन में आवाम का कोई हिस्सा नहीं होता, इलेक्शन के फैसले कहीं और होते हैं। आवाम वोट की ड्रामा करते हैं, वोट डालने का, फैसले कहीं और होते हैं कि किसको इलेक्ट मिलना है। अभी वो DGISI साबिक जो उनका इंटरव्यू आया है ना कि जी इमरान खान को तो जो है इस्टेब्लिशमेंट लेके आई, फिर इस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान को उतार के इनको ले आए। तो इलेक्शन कहाँ है? वोट को इज्जत दो कहाँ है? कहाँ है नवाज शरीफ जो वोट को इज्जत दो कहता था? कहाँ है मरियम नवाज जो वोट को इज्जत दो कहती थी? इस्टेब्लिशमेंट के पैरों में जाके बैठ गए, तलवे चाट के नौकरी ले ली। ठीक है, सो यहाँ पे इलेक्शन कोई मैटर नहीं कर रहा। यानी मीडिया उससे चलती जल्दी बात फिर इलेक्शंस पे ही आई। जी मेरी सुन ले, मैं ये समझता हूँ कि इस मुल्क के अंदर एक इनकलाब की ज़रूरत है, एक बेरहम एहतसाब की ज़रूरत है, जिसमें रोज़ाना चौकों में फांसियाँ दी जाएं, जिसमें रोज़ाना लोगों के हाथ काटे जाएं, जिसमें रोज़ाना लोगों को उल्टा लटका के ना चौकों में छितर मारे जाएं, तब जाके कोई आप 2-3 लाख लोगों की कुर्बानी देंगे, तब जाके ये मुआशरा बच सकता है, नहीं तो ये मुआशरा नहीं बच सकता। ज़िया शाह साहब को आप अपना सहाफ़ती गुरु मानते हैं। हम असर सहाफ़ियों में ज़िया साहब के अलावा भी आपको जो है कोई पर्सनैलिटी अपील करती है? देखिए, मीर शकीलुर रहमान से ज़्यादा प्रोफेशनल मालिक मैंने नहीं देखा, और मुजीबुर रहमान शामी साहब से ज़्यादा मेहरबान और इंसान दोस्त मालिक मैंने नहीं देखा जिनके साथ मैंने काम किया है। मीर शकीलुर रहमान से मैंने प्रोफेशनलिज़म सीखा, और मुजीबुर रहमान शामी साहब से मैंने इंसानी वैल्यूज़ की कदर को सीखा। और एक बंदे का और मैं नाम लेना चाहता हूँ, मुदस्सर इकबाल भट्ट साहब का। मुदस्सर इकबाल भट्ट आज के दौर में एक ऐसा नायाब हीरा है आज जिसकी कदर उसी बंदे को आती है जो उसके करीब जाता है। सो मैं ये समझता हूँ कि आज के दौर में मुजीबुर रहमान शामी साहब का होना और उनके साथ मेरा काम करना, मैं रोज़नामा पाकिस्तान का ग्रुप एडिटर हूँ, तो मैं समझता हूँ कि मेरे लिए बहुत फ़ख्र की बात है। मेरे लिए ये भी फ़ख्र की बात है कि मुदस्सर इकबाल भट्ट साहब जैसे मेरे दोस्त हैं, और मीर शकीलुर रहमान साहब के साथ मैंने 8 साल काम किया। तो मैं समझता हूँ कि आज के दौर में, मीडिया के दौर में, मीर शकील से बड़ा एंटरप्रेन्योर कोई नहीं, और मुजीबुर रहमान शामी साहब से बड़ा इंसान दोस्त सहाफ़ी कोई नहीं। ठीक है। अच्छा राना साहब, आपकी अदबी खिदमात जो हैं उनमें से कौन कौन सी जो है ना वो अशात में आ चुकी हुई हैं और कौन कौन सी आने वाली? देखिए, मेरा कालम प्रेशर ग्रुप के नाम से आता है, और मैंने एक नई ज़बान ईजाद की है और उसका नाम रखा है उर्दाबी। उर्दाबी उर्दू और पंजाबी को मिला के मैंने बनाई है, और मेरा कालम उर्दाबी में होता है, यानी वो उर्दू और पंजाबी मिक्स कालम होता है। अच्छा, उसमें आपके कालम में एक करैक्टर जो है वो बड़ा अपीलिंग है, आप उसके कंधे के ऊपर रखकर जो ना बंदूक फायर करते हैं, और वो है गालमन संता सिंह। संता सिंह और बंता सिंह मेरे दोस्त हैं दोनों, और वो बड़े सिंबलिक करैक्टर हैं, और वो हमें हर जगह आपको संता सिंह बंता सिंह चलते हुए मिल जाएंगे, वजारत उज़्मा से लेके और नीचे तक संता सिंह बंता सिंह ही है। सो मैं ये समझता हूँ कि संता सिंह बंता सिंह मेरे करैक्टर हैं जो बोलते हैं उस कालम में, और उनसे मैं बहुत सारी ऐसी बातें जो आम आदमी को नहीं बता सकता, संता सिंह बंता सिंह बता देते हैं। तो मेरा कालम उर्दाबी में होता है, और उसके अलावा मैंने 3 किताबें लिखी हैं, और जब पाकिस्तान वापस मिलेगा, 4 माह 11 दिन, और सानिया लाल मस्जिद, मुजरिम कौन, और एक मेरी किताब अब ये तैयार है,
और चीचो चीज़ गंडेरियाँ अच्छा। उसका नाम है, तो वो भी इंशाल्लाह जल्द मार्केट में होगी। तो इनमें से, इन किताबों में से कोई कालमों का मजमूआ भी है? जी, जब पाकिस्तान वापस मिलेगा कालमों का मजमूआ है, और चीचो चीज़ गंडेरियाँ भी कालमों का मजमूआ है। चलिए जी, आपकी नई किताब के लिए बेस्ट ऑफ लक। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा राना साहब, 2 क्वेश्चन हैं एंड पे न्यू जनरेशन के लिए। एक तो इस डायनामिक दौर के अंदर जो है किताब बीनी की तरफ न्यू जनरेशन को कैसे लाया जाए, और दूसरा ये है कि आज का रोल मॉडल टिकटॉकर है, आज का रोल मॉडल जो है वो इंस्टा वाला है, यूट्यूबर है। असल रोल मॉडल कौन है और उस रोल मॉडल को न्यू जनरेशन से कैसे मुतारफ़ करवाया जाए? कि जो असल रोल मॉडल है ना, उन तक तो हम बच्चों को जाने ही नहीं देते ना। हम उन पे पाबंदी लगा सकते, ना उनके मोबाइल छीन सकते, ना उनसे टैब ले सकते हैं। और दुआ ज़ोरा वाला जो केस है वो क्यों हुआ? वो इसीलिए हुआ कि उस लड़की पे कोई चेक नहीं था। हमारी जो औलादें हैं वो सारी रात मोबाइल लेके बातें कर रही होती हैं, तो कोई पूछता है, कोई चेक रखता है उन पे। टिकटॉकर को देखते हैं, वो क्या क्या लगा रहे होते हैं उनको देख के। तो क्या कोई माँ बाप ने कभी पूछा कि भाई तुमने कितना वक्त किताब को दिया? जब वो किताब ही नहीं पढ़ेंगे तो उनकी आइडियोलॉजी कैसे क्लियर होगी, और जब वो आइडियोलॉजी क्लियर नहीं होगी तो उनके पास हीरोज़ कैसे आएंगे? हम हीरोज़ और सेलिब्रिटी के फ़र्क को नहीं समझते, हम सेलिब्रिटी को ही हीरो समझते हैं। तो सेलिब्रिटी हीरो नहीं होता, ठीक है। हीरो कितने बच्चे हैं जिन्हें डॉक्टर समरवंत का पता है, कितने बच्चे हैं जिन्हें हफीज़ जालंधरी का पता है, ठीक है। कितने बच्चे हैं जो मौजूदा दौर के बड़े शायरों को या अदीबों को जानते हैं, क्योंकि हम उन तक पहुंचने ही नहीं देते। फिर दूसरी बात यह कि किताब को इतना मुश्किल कर दिया गया, हालांकि पीडीएफ पे अब ऑलमोस्ट सब किताबें जो हैं वो नेट पे अवेलेबल हैं। जी जी, ठीक है ना। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम पढ़ने का कल्चर नहीं पैदा कर पाए बच्चों में, जिसका नुकसान ये हुआ कि आज हमारा बच्चा जो है वो एक भटकी हुई रूह है, और उसको जो बदरू अच्छी शक्ल में मिलती है उसके साथ चल पड़ता है। वो इतनी सी बात है। तो ठीक है, थैंक यू वेरी मच राना साहब, आपके कीमती वक्त का शुक्रिया और नॉलेज शेयरिंग का। तो इंशाल्लाह ताला फिर मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी, ये अभी आपने मुलाकात की इसार राना साहब से, और जिन्होंने अपनी बेशकीमत जो है गुफ्तगू हमारे साथ शेयर की। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट प्रोग्राम में मिलेंगे एक नए मेहमान के साथ। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।